यहाँ पे एक छोटा सा होल है। अगर मैं इस फसल को यहाँ से ऐसे मोड़ देता हूँ इसको, ये देखिए इसके अंदर देखिए ये बैठा है, यहाँ पे देखिए बाहर निकला यहाँ से, ये देखिए मेरे हाथ पे आ गया। स्टेम में जाके पूरा सुरंग बना लेता है और फसल को अंदर से खोखला कर देता है। तो बहुत सारे फसलों में स्टेम के ऊपर जो होल होता है ना, ये इसी का होता है। मैंने अंगूर में देखा है, मैंने शुगर केन में देखा है, जवार में दिखाया, मक्का में लगता है, आम की खेती है, नींबू की खेती है, संतरा की खेती है। झटके में 2 साल के अंदर पूरे के पूरे खराब हो चुके। क्यों हुए? की वजह से। तो ये 100% ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे घुसा, अंदर से पूरा खोखला कर दिया, तो इस प्लांट को हमें काट के निकालना ही पड़ेगा। गन्ने के स्टेम के ऊपर होल दिखेगा इंटरनोड्स के ऊपर, और उसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ आएगा। हमारे इंडिया में जो है डिसीज और पेस्ट से जो है हमारे खेतों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। आपने कौन सा कीटक डिटेक्ट किया है, डायग्नोस किया है, उसकी ही दवा लाके हमें छिड़कनी है, ना कि कोई और कीटक की दवा लाके छिड़कनी है। फसल का कैंसर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए जवार के फसल में मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे मैंने एक स्टंप को निकाला है, यहाँ पे जवार के छोटे वाले। आपको ऊपर से दिखेगा ना, बहुत ही अच्छी फसल दिखेगी ये देखिए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल है। अगर मैं इस फसल को यहाँ से ऐसे मोड़ देता हूँ इसको, ये देखिए इसके अंदर देखिए ये बैठा है यहाँ पे, खतरनाक कैंसर। ये देखिए इसको क्या बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको पहले आप देख लीजिए अच्छे से दोस्तों। पहले देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बाहर निकला यहाँ से, ये देखिए मेरे हाथ पे आ गया। ये देखिए दोस्तों, इसका नाम है दोस्तों स्टेम बोरर। और ये जवारी नहीं, बहुत सारे फलों की जो खेती होती है, जैसे अंगूर है, आम है, नींबू है, संतरा है, या हमारा उसके बाद मक्का होता है, जवार की फसल है, इसमें ये अंदर स्टेम में जाके पूरा का पूरा अंदर से सुरंग बना लेता है। ये देखिए यहाँ पे फसल के स्टेम के अंदर जाता है और पूरा सुरंग बना लेता है और फसल को अंदर से खोखला कर देता है। और ये देखिए यहाँ पे ये जड़ें हैं, और जड़ों के कितना ये ऊपर था, ये देखिए। तो दोस्तों आज हमारे डिसीज पेस्ट सीरीज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और ये है स्टेम बोरर के ऊपर। स्टेम बोरर कैंसर की तरह दोस्तों, एक बार फसल के अंदर घुस गया तो मान लीजिए आपकी फसल को अंदर से पूरा खोखला कर देगा और खत्म कर देगा। तो हम जानेंगे कि स्टेम बोरर कौन कौन से फसलों में आता है, कैसे आता है, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है, केमिकल कंट्रोल क्या है, कौन कौन से फसलों में ज्यादा नुकसान करता है, सब कुछ डिटेल में देखने वाले। मैं हूं संतोष दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर चैनल में। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस डिसीज पेस्ट सीरीज को शेयर करते रहिएगा। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं स्टेम बोरर के बारे में। स्टेम बोरर बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों। स्टेम बोरर यानी कि स्टेम के अंदर इल्ली जाती है, लार्वा घुसता है और वो अंदर से पूरा खा लेता है। मैं मेरा एक पर्सनल अनुभव बताता हूँ। मैं बहुत पुराने अंगूर के खेत में गया हूँ। अंगूर के खेत में स्टेम बोरर क्या करता है कि यहाँ से एंटर करता है, ये देखिए अंदर 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 घुसते जाता है, और जो आम बने हुए इस आम के अंदर, इस आर्म के अंदर रहता है, और अंदर से प्लांट को खोखला करता है, और नीचे जो है ऐसे बुरादा गिराते रहता है कंटिन्यू वो। और कई जगह पे दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारा गन्ना है, गन्ने के स्टेम के ऊपर होल दिखेगा इंटरनोड्स के ऊपर, और उसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ आएगा। दोस्तों मैं इसके आपको लक्षण बता रहा हूँ, समझिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे अंगूर के खेत देखे 10 साल 8 साल हुए हैं, और झटके में 2 साल के अंदर पूरे के पूरे खराब हो चुके। क्यों हुए? स्टेम बोरर की वजह से। तो मैंने अंगूर में देखा है, मैंने शुगर केन में देखा है, वीडियो के शुरुआत में इंट्रो में मैंने आपको जवार में दिखाया, मक्का में लगता है, बहुत सारे चीजों में ये लगता ही लगता है। लक्षण यही होता है कि होल होता है, चिपचिपा पदार्थ बाहर निकलता है, ऊपर की पत्तियां पीले पड़ने लगेगी, आपके पेड़ पे जो फल लगा हुआ है वो फल की साइज नहीं होगी, छोटा ही रह जाएगा। और नुकसान सबसे बड़ा क्या होता है कि आपने जो भी लंबे समय के लिए प्लांट लगाया है वो चल नहीं पाता है, आपको निकालना पड़ता है। आम की खेती है, नींबू की खेती है, संतरा की खेती है, इन जैसे खेती में आपको ये स्टेम बोरर आना ही नहीं चाहिए। तो ये इसीलिए मैं आपको बोला कि बहुत ही गंभीर समस्या है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है। नुकसान अगर करना है तो ये 100% ही नुकसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे घुसा, अंदर से पूरा खोखला कर दिया, तो इस प्लांट को हमें काट के निकालना ही पड़ेगा। तो इतना बड़े पैमाने पे दोस्तों नुकसान हो जाता है स्टेम बोरर की वजह से। तो मैंने ऐसे बहुत सारे फार्म देखे हैं और बहुत सारा नुकसान होता हुआ देखा है, इसीलिए मैं इस स्टेम बोरर के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अब हम जानते हैं स्टेम बोरर का जीवन चक्र क्या होता है। स्टेम बोरर की लाइफ साइकिल में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ दोस्तों। आज तक किसी ने इतना इजीली दिखाया नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये MOTH मौत होता है, मौत यानी कि स्टेम बोरर का फीमेल है ये। उसके बाद यहाँ पे ये एग्स है, ये लार्वा है, ये पुपा है। 1 2 3 4, ये 4 स्टेजेस में जो है इनकी साइकिल घूमती रहती है। तो ये जो फीमेल स्टेम बोरर है, ये एक टाइम पे सैकड़ों अंडे एक स्टेम पे डाल सकती है।
यानी कि एक प्लांट के ऊपर जहाँ पे पत्तियां होती है, पत्तियों के पीछे जो है अंडे डालते हैं। उसके बाद ये अंडों के बाद ये लार्वा बाहर निकलता है। जब ये लार्वा बाहर निकलता है तो सबसे खतरनाक हमारे लिए लार्वा होता है। ये लार्वा क्या करता है कि स्टेम में जाता है, चाहे वो ये मेरे पीछे गन्ना है, चाहे गन्ना हो, चाहे अंगूर हो, आम हो, या बहुत सारे फसलों में स्टेम के ऊपर जो होल होता है ना, ये इसी का होता है। और ये अंदर से जाके खा के खोखला करना लगता है। इसके बाद फिर ये पूपा अवस्था में जाता है, यानी कि ये कोशा अवस्था में चला जाता है। मुझे ना अभी जवार के खेत में एक मैंने तना निकाला था, उसके अंदर स्टेम में देखा कि पूपा अवस्था में भी दिखा। कोशा अवस्था के बाद फिर से ये मौत यहाँ से निकलता है, यानी कि इसको स्टेम बोरर का पतंग बोला जाता है। तो ये साइकिल ऐसे ही घूमते रहती है। अगर इस साइकिल को हमने ब्रेक नहीं किया तो ये हमारे खेत में बढ़ सकते हैं। तो हमें इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। और इसके बारे में आपको सिंपल में और जानकारी लेना हो तो आप एक सिंपल प्लांटिक्स के ऊपर जो कहीं पे आपको कुछ दिखता है तो ऐसे फोटो खींच के आप बहुत सारे डिसीज की जानकारी ले सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा किसान भाई प्लांटिक्स ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने अपने खेतों में डिसीज हो या पेस्ट हो, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्लांटिक्स का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। लेकिन अब इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, देखिए मैं आपको कंट्रोल के लिए इस डिसीज पेस्ट सीरीज में मैं आपको कल्चर प्रैक्टिस बता रहा हूँ, बायोलॉजिकल बता रहा हूँ, केमिकल बता रहा हूँ। इसमें कंफ्यूजन थोड़ा भी मत कीजिएगा। बायोलॉजिकल यानी कि बैक्टीरिया के ऊपर कैसे काम करना है, कल्चरल यानी कि आपको पहले ही क्या करना है, जैसे कि जुताई करनी हो, जहां पे इन्फेक्शन है वहां का एरिया कट करके बाहर फेंक देना हो, या केमिकल्स में मैं आपको CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड का जो लेबल क्लेम है उसके हिसाब से उनका रेसिड्यू कितने दिन रहता है उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो एक और जरूरी चीज यहाँ पे ये भी है, जो हम केमिकल दुकान से लाते हैं क्या वो हम ज्यादा महंगे लाते हैं क्या, ये भी हमें देखना है। तो हमें जेनेरिक वर्सेस ब्रांडेड ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेनेरिक यानी कि केमिकल का पेटेंट खत्म हो जाता है, पेटेंट खत्म होने जाता है वो बहुत अलग अलग नाम से आता है। तो एक ही केमिकल 1000 रुपए का भी आ सकता है, वो 5000 का भी आ सकता है। तो हमें देखना है कि कौन सा मोलेक्यूल सस्ता है, वो वाला लेना है जो कि असरदार हमारे खेत में हो। पेस्टिसाइड्स में हमारा खर्चा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारे पास नॉलेज की बहुत कमी होती है कि आप दुकानदार के पास जाएंगे, वो आपको देगा दवा, आप लाएंगे, अंदाज से ही स्प्रे करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई हमें कंट्रोल नहीं हुआ। तो ये बात गलत है दोस्तों। आपको खुद से सीखना है कि कंट्रोल्स कैसे करने हैं, केमिकल कॉम्बिनेशंस कैसे करने हैं, ये सारा सीखना पड़ेगा आपको। हम किसान को जो है बहुत ही अवेयर होना है डिसीज के बारे में, पेस्टिसाइड्स के बारे में, क्योंकि हमारे इंडिया में जो है डिसीज और पेस्ट से जो है हमारे खेतों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कंट्रोल में पहले मैं कल्चरल प्रैक्टिस आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है कि हम जब हमारे खेत में घूमते हैं तो कहीं पे भी स्टेम पे अगर होल है तो समझ जाइए स्टेम बोरर है, उसको काट के पहले बाहर फेंक देना है। दूसरी चीज, हमें जो फसल का रोटेशन कंटिन्यू लेते रहना है। तीसरी चीज, फेरामन ट्रैप का इस्तेमाल करना है। फेरामन ट्रैप में जो लूअर लगाते हैं वो लूअर स्टेम बोरर की ही लगानी है। वहां पे क्या होगा कि जो स्टेम बोरर का माउथ है, जो फीमेल माउथ है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसमें वो फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। जब फीमेल ट्रैप हो जाएगी तो वहां पे वो अंडे नहीं देंगी, तो यहाँ पे साइकिल ही ब्रेक हो जाएगी। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमें यहाँ पे क्या करना है, यानी कि बैक्टीरिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैसिलस thuringiensis यानी कि BT नाम से मिलता है मार्केट में, वो आपको लाना है, लिक्विड लीजिएगा, अच्छा फायदा होगा उससे। अगर 1 लीटर पानी में 5 ml अगर बैसिलस thuringiensis इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ में आपको 200 लीटर पानी लगेगा। 200 लीटर पानी में 1 लीटर BT बैसिलस thuringiensis लगेगा। उसको मिक्स करके आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय सुबह और शाम को कीजिए, बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, बैक्टीरिया का काउंट बढ़ता रहेगा और आपके खेत में ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों आपको मैं बताता हूं केमिकल से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। 24-25 केमिकल कंटेंट है, उसमें से मैं कुछ नाम आपको बताता हूं। असाफेट आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद बाइफेंथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरोफायरिफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद पिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ये स्क्रीन पे 24-25 प्रकार के जो है दोस्तों यहाँ पे केमिकल के नेम है, मोलेक्यूल के नेम है। दुकानदार के पास जाके इसका जो कंपनी है वो आप जो सस्ती मिलेगी वो इस्तेमाल करके देखिए, रिजल्ट्स मिलेंगे तो कंटिन्यू इस्तेमाल कीजिए। हमारे फसल को स्टेम बोरर से बचाने के लिए कितना खर्चा होगा, तो देखिए अगर आप 1 एकड़ में फेरामन ट्रैप 50 रुपए से 100 रुपए तक आते हैं। अगर 10 ट्रैप आप लगाते हैं तो 1000 रुपए फेरामन ट्रैप का हो जाएगा। लूअर बाद में निकालिए, फिर दूसरा लूअर 70 रुपए का आता है, वो लगाना पड़ेगा। एक क्रॉप साइकिल में मान लीजिए फेरामन ट्रैप का मैक्सिमम 1500 रुपए के आसपास खर्चा हो सकता है। उसके बाद जो मैंने बताया बायोलॉजिकल कंट्रोल में आप बैसिलस thuringiensis का जो इस्तेमाल करेंगे, एक बार स्प्रे करने का बैसिलस thuringiensis का 500 रुपए से 1000 रुपए को प्रति एकड़ खर्चा आ सकता है। और अगर आप केमिकल कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो केमिकल का मान के चलिए 1500 से 2500 रुपए तक आपका खर्चा आ सकता है। कोई केमिकल सस्ता होता है, कोई केमिकल महंगा होता है। तो आपके फार्म पे कितना इन्फेक्शन है वो देख के आपको केमिकल का चुनाव करना होता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी 24-25 पे जो केमिकल्स के नाम बताए, ये सारे CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड पे वेबसाइट पे आप जाइएगा, वहां पे क्रॉप वाइज आपको कौन सा कहां पे कितना इस्तेमाल करना है सब डिटेल में लिखा गया है। और वो
भी लेबल क्लेम उसका लिखा गया है कि उसका रेसिड्यू फसल में कितने दिन तक रहेगा, यानी कि केमिकल का अंश वो फसल से निकल जाना चाहिए, उसमें रहना नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं रेसिड्यू फ्री फार्मिंग। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा, आने वाला समय रेसिड्यू फ्री फार्मिंग का ही होने वाला है, क्योंकि उससे ही फायदा होगा। क्योंकि केमिकल का इस्तेमाल अंधाधुन हमें नहीं करना है, पढ़ के अच्छे से करना है, बोतल के ऊपर का लेबल क्लेम पढ़ना है, वो कौन से फसल के लिए रिकमेंडेशन है वो देखना है। तो ये छोटी छोटी चीजों का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एक कंफ्यूजन मत कीजिएगा स्टेम बोरर और शूट बोरर में। अगर आप देखेंगे कि बैंगन के खेत में शूट्स के ऊपर जहां पे टहनियां होती है उसके अंदर एक लार्वा होता है, वो घूमता रहता है, वो शूट बोरर होता है, वो ब्राउन कलर का होता है। इसका थोड़ा कलर अलग होता है। आपने कौन सा कीटक डिटेक्ट किया है, डायग्नोस किया है, आपने समझा है, उसकी ही दवा लाके हमें छिड़कनी है, ना कि कोई और कीटक की दवा लाके छिड़कनी है। तो दोस्तों आज का ये स्टेम बोरर का वीडियो डिसीज पेस्ट सीरीज का आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें कुछ आपको लगता है कि ये चीज बची है, वो चीज बची है, तो कमेंट में प्लीज बताइएगा। प्लीज हर किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है।